हेलो स्टूडेंट, तो पुरजोश के साथ शुरू करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 6 क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग प्राची की बुक से 10th का पूरा सिलेबस कवर करना पसंद करेंगे या एनसीईआरटी की लाइन्स से पढ़ना पसंद करेंगे, एनसीईआरटी बुक से कवर करना, या फिर प्राची की बुक को पूरा कवर करना पसंद करेंगे। जिस भी बुक से आप लोग कमेंट करेंगे मुझे, मैं उसी बुक से बनाऊंगी वीडियोज़ और उसी बुक का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगी लाइन बाय लाइन। तो चलिए पहली चैप्टर में स्टार्ट कर देती हूँ एनसीईआरटी बुक से, तो उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और फुल जोश के साथ लग जाइए। मैं आपको एक एक बात, एक एक लाइन इसकी बताने वाली हूँ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ क्या है, जीवन की और क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में। जैसे कि लाइफ, हम सोए हुए हैं, हम जाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज़ में, सेल्स में हमेशा एक प्रोसेस होता रहता है जो हमें इन्वायरमेंट में डिजीज़ से, जो हमें इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जो हमें इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड की जा रही हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, ये सबको बहुत ही सिंपल वे से सर्वाइव करने के लिए, इन सब के साथ अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो पूरे बॉडी में प्रोसेस होती है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का शुरू होता है क्वेश्चन से। एनसीईआरटी की पहली लाइन ही शुरू होती है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो लाइव और नॉन अलाइव के बारे में ये पूछता है, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या लिविंग थिंग है, क्या नॉन लिविंग थिंग है। एनसीईआरटी का मतलब समझिए, एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। एनसीईआरटी यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में कहना चाहता है। लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग है क्या है, इसके बारे में आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं। तो मैं पहले बता दूं, ये पूरा पैराग्राफ आप रीड कर लीजिए। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है और उसी बात को घुमा फिरा के इस पूरे पैरा को इंट्रोडक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन का ही मतलब एक क्वेश्चन से ही पूरा पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन हो जाता है, मतलब आंसर समझ लीजिए। पूरा पैराग्राफ के रूप में उसने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं, कुछ लोगों को लगता है, इस वजह से ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन नॉन अलाइव अलाइव में कुछ लोग जिंदा या मरे हुए को, कुछ बच्चे लिख देते हैं कि हम अगर जिंदा हैं तो ठीक है, अगर हमारी लाइफ स्पेन ओवर हो गई, हम मर गए, हमारी लाइफ प्रोसेस स्टॉप हो गई, तो उससे नॉन अलाइव। नहीं, यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछा है। लिविंग थिंग क्या है, जैसे कि जो सांस ले सकती है, जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है, उसके प्रोसेस क्या है। लिविंग थिंग को पहचानने की सबसे बड़ी थिंग, लिविंग थिंग को पहचानेंगे कैसे। लिविंग थिंग को पहचानना है तो पहला चीज़ रिप्रोडक्शन होगा, दूसरा थिंग्स उसमें ब्रीथिंग होगी, इनहेल होगा, एक्सहेल होगा, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, तीसरा थिंग ग्रोथ होगी, न्यूट्रिशंस चाहिए होंगे उन्हें। ग्रोथ कब होगी, जब न्यूट्रिशंस वो लेंगे। पांचवा थिंग्स, ये हमारे साथ हमारे इन्वायरमेंट में आसपास सरवाइव करने के कैटेगरी में रहेंगे। तो इन सब, ये सारी थिंग्स, ये पांचों थिंग्स जिनके अंदर हैं, तो वो क्या है, लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स क्या हैं, जैसे प्लांट है, ये लिविंग थिंग्स हैं। ये लिविंग थिंग्स में क्यों आते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हाँ। ये रिस्पायरेशन करते हैं, हाँ। ये न्यूट्रिशंस लेते हैं, हाँ। ये ग्रोथ कर सकते हैं, हाँ। तो प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स अगर किसी भी थिंग से मिलते हैं, जैसे कि एक वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो आपके घर में खिड़की उड़की बनी हुई होगी, आप उसको देखिए और सवाल कीजिए, ये ग्रोथ कर सकता है, नहीं। ये रिस्पायरेशन करता है, नहीं। ये न्यूट्रिशंस लेता होगा, नहीं। तो मतलब हमें 3 सवाल के ही जवाब नहीं में मिले, मतलब कि क्या, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये नॉन अलाइव है, मतलब ये जिंदा नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ये नॉन अलाइव है, नॉट अलाइव है। ओके, तो क्या हो गया, जो लिविंग थिंग है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं। ये 3 कैटेगरी लिविंग थिंग्स की हैं। प्लांट में कई सारे प्लांट आ जाएंगे, एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ह्यूमंस आ जाएंगे, और तीसरा एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब भी हो जाएंगे। वायरसेस कई बार पूछता है, वायरस क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरस क्या है, लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स है। कमेंट करके बताइएगा वायरस क्या है, लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर मैं बताऊंगी कि वायरस क्या है। बहुत बार पूछा जाता है कि वायरस क्या है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, लाइव है और नॉन अलाइव है। तो इसका आंसर जो फटाफट करके हमें बताएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट करके बता दूंगी और उसका कमेंट पिन कर दूंगी अपने कमेंट बॉक्स में। फिर जब इसकी टॉपिक स्टार्ट होती है एनसीईआरटी की, तो पहला टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे पहला ही लाइफ प्रोसेस है क्या चीज़,
लाइफ प्रोसेस आर दोज विचुअल फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, जैसे कि 5 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर 5 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कुछ टाइप के आते हैं जिसमें आपको पता चल सकता है कि लाइफ प्रोसेस है कि नहीं। लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेन ऑफ लाइफ। एक बहुत ही लाइफ प्रोसेस क्या है, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एनसीईआरटी में भी सबसे पहली लाइन लिखी है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, व्हेन इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, इफ़ वी आर जस्ट स्लीप। अगर हम सो रहे हैं, अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर लाइफ प्रोसेस चल रही है, क्योंकि कल रात में आप जो खाए थे खाना वो इतनी टाइम सुबह में डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम जब सोए रहते हैं तो रात भर वो डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है, मतलब प्रोसेस चलती रहती है। लाइफ के आगे क्या लगा हुआ है, प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जानना है तो लाइफ है तो प्रोसेस तो होगी ही होगी। तो पहला न्यूट्रिशंस, इसका पहला हो गया न्यूट्रिशंस। रिस्पायरेशन, अब सबसे बड़ी बात फंस जाती है, सोए हैं तो भी तो सांसें तो चल रही है ना, तो रिस्पायरेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, बात फंस गई। ट्रांसपोर्टेशन, सोए हुए हैं तो भी तो ट्रांसपोर्टेशन शरीर में हो रहा है, चाहे मटेरियल का हो, चाहे ब्लड का हो, चाहे जिस चीज़ का हो। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट के अंदर। आप लोग बेसिक चीज़ें हैं, ये सब क्लास 9th में 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन इन मटेरियल। एनसीईआरटी की लाइन्स में ये बात घुमा फिरा के लिखी गई है कि हम सोए हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लिख दिया गया है। तो उसे आप समझिए, हम सोए थे, उठे हैं, बैठे हैं, कहना क्या चाहता है, मतलब हम लोग सोए हैं तो भी हमारे शरीर में रिस्पायरेशन हो रही है, लेकिन ये लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट हो रहा है। लाइफ प्रोसेस को हम 6 पार्टों में बता सकते हैं। 6 पार्ट कैसे बता सकते हैं, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट सुबह सुबह जाते हैं लोग वेस्ट, और प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और स्मॉल एनिमल्स में भी होता है, छिपकली में भी होता है, गिरगिट में भी होता है, सांप में भी होता है। कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो वेस्ट को एक्सक्रीट ना करे तो वो जिंदा रह सकता है। हमारा ही शरीर का वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पार्ट जो होती है, जो हम लोग खाना खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो प्रॉपर वे से, और वो सुबह सुबह में एक्सक्रेशन करने का प्रोसेस ना हो तो हमें बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो सबसे जरूरी बात है। रिप्रोडक्शन नहीं होती तो ये मतलब स्पीसीज, जीन्स और ढेर सारे बायोडाइवर्सिटी की प्रोसेस, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक ही नहीं स्टार्ट होता, इसलिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट आप छोटा सा लगाते हैं, वो प्लांट बड़ा हो जाता है। आप 1 साल के रहते हैं, आज आप 10th में आ गए, क्लास 1 से 10th में आ गए, आपकी ग्रोथ हो गई। ऐसे ही ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। आप सोए रहते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर ग्रोथ होता रहता है। लीवर में हमेशा ग्रोथ होता रहता है, आपके शरीर का एक पार्ट है लीवर। अगर लीवर जैसे कि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो बाद में वो ग्रोथ कर सकता है, वैसे लीवर भी अगर सर्जरी हो जाती है तो बाद में वो कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद वो फिर से वो ग्रो कर जाता है। अगर वो लीवर ख़राब हो जाता है तो कभी कभी डॉक्टर्स से उसे निकाल देते हैं। हमारे शरीर के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसे अगर निकाल दिया जाए तो भी हमारा काम चल सकता है, उसे मतलब कोई मतलब नहीं होता है उसका, वो बस दिया रहता है। उस पार्ट का नाम बताइएगा कमेंट करके। These processes in an organism go on even when it is not doing anything or sitting idle or sleep। यही बात मैंने अपनी लैंग्वेज में कही, यही बात एनसीईआरटी में ने भी अपनी लैंग्वेज में बोली है कि अगर हम बैठे हुए हैं या हम चुपचाप सोए हुए हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम मतलब फिजिकली कोई प्रोसेस नहीं कर, मतलब आउटसाइड से हम कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के इनसाइड प्रोसेस होती रहती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म गैसियस एक्सचेंजेस एंड वेस्ट रिमूवल प्रोसेस, जैसे कि गैसेज, मैंने पहले बताया कि रिप्रोडक्ट, आपको सबसे रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है मतलब सांस का अंदर बाहर इनहेल और एक्सेल हो रहा है, तो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट हो रहा है। मतलब आप जिंदा हैं, आप लाइव हैं, आप लिविंग थिंग हैं। चलिए आप खुश हो जाइए। तो जैसे न्यूट्रिशंस क्या है, जैसे हमें बॉडी को अब जिंदा रखना है, बॉडी की ग्रोथ करानी है, तो फूड का लेना ज़रूरी है, तो न्यूट्रिशंस टेक करना भी ज़रूरी है। और न्यूट्रिशंस टेक करने का तरीका भी बहुत ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक हो जाता है। ग्रोथ करने का तरीका भी 2 टाइप में हो जाता है, 2 ग्रुप में हो जाता है। वैसे ही ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक 2 टाइप्स में न्यूट्रिशंस होने लगती हैं। और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिग्निफिकेंस है न्यूट्रिशंस का वो मैं बता देती हूँ आपको 2-4 पॉइंट में, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ वोन आउटर डैमेज सेल। न्यूट्रिशंस लेने का सही मकसद होता है इम्यूनिटी बढ़ाना। कोरोना वायरस आया था तो सबके न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे हो रहे थे, क्योंकि सबको न्यूट्रिशंस इसलिए ज़रूरी हो गए थे। जो महीने में
4 दिन व्रत करने वाले लोग थे, जो फास्ट रहते थे महीने में 15 दिन, कि ये हम मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, वो भी बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस लेने लगे थे। जो डाइटिंग पे थे वो भी न्यूट्रिशंस लेने लगे थे, क्योंकि शरीर के अंदर वायरस का अटैक होने वाला है, क्योंकि शरीर को पता हो गया था। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए जरूरी होते हैं। पहला पॉइंट हो गया, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी के अंदर, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़रूरी है गुड न्यूट्रिशंस लेने में, बैलेंस डाइट फूड लेने में। क्या चीज़ है, हमारे शरीर का जो हार्मोन्स है उसे बनाए रखता है और एंजाइम्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। तो फूड ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी। इट provided energy which is used by the body to perform virtual life process listed above. ओके, तो जो मैंने ये लाइंस पढ़ी, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम खाना लेते हैं, जो तुम खाना खा रहे हैं, जो हम एनर्जी या फूड ले रहे हैं एनर्जी के लिए, वो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, क्या करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखती है, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाए रखती है और हमें आने वाली डिजीज़ से बचाती है। तो बैलेंस डाइट फूड लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत टाइप के बैलेंस डाइट होते हैं, आप लोग को पता होगा ये सब, मतलब मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ये सब तो आपको बहुत कुछ पता होगा। हेट्रोटॉपिक ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोटॉपिक ऑटोट्रॉपिक के बारे में आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग नहीं था, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन तो भी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर बाई द सिंथेसिस इट्स ओन फूड यूजिंग ओनली इन द ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जो खुद का फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। जैसे कि हम खुद का खाना पकाते हैं और खुद ही खाते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक हो गए। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जैसे कि किसी दूसरे पे निर्भर रहें, जैसे कि जो मतलब वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम अपना खाना खुद बोते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं, बनाने के बाद उसको पकाते हैं, पका के फिर खा लेते हैं। तो ये हम लोग क्या आ गए ऑटोट्रॉपिक में। प्लांट भी आते हैं ऑटोट्रॉपिक में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो खुद करते हैं, बट वो सम वे से वो हम लोगों पे निर्भर रहते हैं। जैसे पानी वानी के लिए वो थोड़ा सा रहते हैं, लेकिन वो सन पे भी निर्भर रहते हैं कि अगर धूप निकली तो खाना बनेगा, नहीं बनी तो ये सब अलग प्रोसेस है। तो इसके एग्जांपल्स ऑटोट्रॉपिक्स के ग्रीन प्लांट हो गए, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हो गई, ये सब एग्जांपल हो गए ऑटोट्रॉपिक के। दिस ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग एंड फिक्सिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड ऑफ सिंथेसिस न्यूट्रिशंस लाइक ग्लूकोज फ्रॉम अ रॉ मटेरियल लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रॉ मटेरियल, फ्यू रॉ मटेरियल। ओके, हेट्रोटॉपिक का मतलब होता है दूसरे पे निर्भर रहना। हेट्रोटॉपिक में क्या आता है, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच एनर्जी इज derived from the intake and digestion of a organic substance normally of a plant and animal sources। प्लांट एंड एनिमल से किसी से मतलब, जैसे हम क्या हैं, हेट्रोटॉपिक है। इंसान क्या है, हेट्रोटॉपिक है, क्योंकि हम निर्भर रहते हैं कि प्लांट या एनिमल पे। इसमें इसका सबसे बड़ा ह्यूमन बींग्स आ जाएगा एग्जाम्पल, क्योंकि न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम लोग टेक करने के लिए एनिमल्स जो है, एनिमल्स बैक्टीरिया, ये क्या है, एनिमल्स बैक्टीरिया फंगी, ये सब हेट्रोटॉपिक हैं, क्योंकि हम निर्भर रहते हैं। मतलब हम मुर्गे को मारेंगे तभी तो बिरयानी बनेगी। ओके, समझे आप समझ गए होंगे। इतने में तो कुछ लोग खुश हो गए होंगे। अब स्पैरोथिक न्यूट्रिशंस होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस होता है, ये सब न्यूट्रिशंस के मोड हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस होते हैं। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं अभी मैं आपको बता दूं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन रिफर टू द मोड इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जो मर चुके हों, डेड हो गए हों, डिके हो गए, मतलब कि जो सड़े गले चीज़ों से जो अपना न्यूट्रिशंस बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं बच्चों, जो सड़े गले चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस में जैसे कि फंगी आ गई, बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया और फंगी क्या होती है, जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है, वो गलने लगती है तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है या बैक्टीरिया बैठ जाती है, वो क्या करती है, उससे अपना न्यूट्रिशंस लेने लगती है। वो
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का एक मोड है। ओके, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का एक मोड क्या है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना बनाती हैं। मैंने इस बात को 3 बार दोहरा दिए हैं, अब आपको यार रट गया होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में बात करेंगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशंस रिफर टू द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड सिंथेसिस बाय द अदर, जिससे कि किसी और से लेने वाले फूड को ही ये भी चुरा के खाने वाले हैं, मतलब दूसरे का लेके खाने वाले हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासिटिक्स। ऑब्टेन्ड मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड सिंथेसिस बाय द अदर, सिंथेसिस्ड बाय द अदर मतलब दूसरे से सिंथेसिस्ड हो गया, वहाँ से लेके खाने वाले हैं, मतलब अपना नहीं बनाने वाले हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स उनको कहते हैं जो फूड को ऑब्टेंड करते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म विच फूड इज, जैसे कि हम किसी होस्ट बॉडी पे हैं, कहीं गए, मच्छर गया, हमें काट लिया, सर 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 खून पी लिया, क्या हो गया? पैरासिटिक। लीच है किसी के ऊपर चिपक गई तो वहाँ से वो अपना फूड ले रही है, लेकिन जो होस्ट बॉडी है वहाँ से फूड ले रही है, मतलब दूसरे का खाना, मतलब आपने खा पी के अपनी शरीर बना लिया, लेकिन लीच आके चिपक गई और फिर आपका न्यूट्रिशंस चुराने लगी, शक करने लगी आपके अंदर का न्यूट्रिशंस, तो क्या हो गया? पैरासिटिक न्यूट्रिशंस हो गए। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशंस के बाद में बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल टेक अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशंस, दस द होलोजोइक न्यूट्रिशंस कैन बी डिफाइंड एज द फीडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द irrigation which is subsequently digested and absorbed. Example amoeba, frog, human beings. जैसे कि हम किसी को देखते हैं, फिर धीरे धीरे अमीबा क्या करता है? फूड आया पानी में, उसको देखा, उसके आगे पीछे घूमा, उसको अपने घेरे में ला दिया, फिर खा लिया, फिर डाइजेस्ट कर दिया। ओके, समझ में आया? वैसे हम कोई चीज़ उगाएंगे, फिर काटेंगे, फिर पकाएंगे, फिर खाएंगे, तो हम क्या कहें? होलोजोइक इंसान है। इंसानों मतलब इंसान का लेने का तरीका क्या है? भोजन होलोजोइक है। प्रोटोजोन्स के बारे में आपको पता होगा। प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटोजोन्स में प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें कुछ मैं आपको नाम बता देती हूँ, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करता है, टाइपनोस्पोर्मा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोए रहने की बीमारी हो जाती है, सिकनेस हो जाता है, हमेशा नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, काला जार। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि काला जार किस प्रोटोजोन से होता है। ओके, काला जार किस प्रोटोजोन से होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो फुल देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं बता देती हूँ कुछ लास्ट अब, क्योंकि ये ख़त्म हो गया है, ये टॉपिक ओवर हो चुका है। इस टॉपिक में इतना ही कुछ था, न्यूट्रिशंस के बारे में, लाइव प्रोसेस के बारे में यही कुछ लिखा हुआ है। पूरी एनसीईआरटी की लाइंस मैंने पढ़ के बता दिया है। न्यूट्रिशंस टॉपिक को भी मैंने कवर कर दिया है। न्यूट्रिशंस टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूट्रिशंस टॉपिक क्या है। तब चलिए फटाफट ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज द डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of a multicellular organism like human। ये क्वेश्चन आप लोग 1 या 2 बार पढ़िएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ कॉम्प्लेक्स बॉडी। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। ऑल द सेल्स ऑफ देयर बॉडीज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सभी सेल्स, सभी बॉडी के अंदर जितनी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के नहीं होती हैं विद द सराउंडेड इन्वायरमेंट, सराउंडेड इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। दस डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ओके, आंसर आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव। अभी मैंने सबसे पहले 5 क्वेश्चन पूछा था, वो वाले क्वेश्चंस यही आंसर है कि हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि अलाइव मतलब जिंदा लोगों को पहचानने के लिए। जिंदा को पहचानने का क्या तरीका है बाबा जी, बता दीजिए जरा। तो चलिए बताते हैं जिंदा लोगों को पहचानने का। ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा, रेस्पायरेशन होगा, न्यूट्रिशंस होगा, और क्या होगा, और रिप्रोडक्शन होगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वो अलाइव हैं। क्यों? प्लांट है, प्लांट में रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन के बाद रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद
ओह मैं भूल गई थी, आप लोग जवाब नहीं दे सकते, मैं बताती हूँ। रिप्रोडक्शन के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है तो रिस्पायरेशन होता है, ये साइकिल है, चलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर आउटसाइडेड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, नहीं तो कमेंट आप लोग करेंगे। एन ऑर्गेनिज्म यूज फॉलोइंग आउटसाइड रॉ मटेरियल फॉर अ गिवन पर्पस। पहला, फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एंड मेंटेन ए लाइव प्रोसेस एंड ए लाइव स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने के लिए और फूड को ऑब्टेन करते हैं एनर्जी पाने के लिए। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो सुन लीजिए इसका आंसर और छाप दीजिए धड़ाधड़। फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एंड टू मेंटेन ए लाइव प्रोसेस एंड अ लिविंग स्ट्रक्चर। दूसरा, वाटर टू परफॉर्म वेरियस विजुअल फंक्शंस सच एज अ डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन, तीसरा, ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, तीन पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो खुश हम खुश टीचर भी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर विजुअल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ मेंटेन करने के लिए प्रोसेस बताइए। मैंने आपको बता दिया, कितनी बार बताऊं, लेकिन बता देती हूँ, बताना भी ज़रूरी है। रोती क्यों हो बहन, बताती हूँ। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद, आपको याद हो गया होगा। ये चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स हो चुके होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे कि चारों क्वेश्चन के आंसर क्या हैं, चारों क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। तो स्टूडेंट, तब मुझे लगता है आपको ये तैयार हो चुका होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आने वाला है, इंतजार करिएगा। थोड़ा सा चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम आपका इंतजार करते हैं और आपके कमेंट्स का भी। थैंक यू।